नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि निबंध लेखन कैसे करते हैं, मतलब निबंध कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के निबंध को किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निबंध लेखन क्या है। निबंध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध लिखना एक कला है। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। अब देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध, चौथा आत्मकथनात्मक निबंध और पांचवा कल्पना प्रधान निबंध। पहला देखते हैं वर्णनात्मक निबंध क्या होता है। इसमें सजीव या निर्जीव वस्तु का वर्णन किया जाता है। किसी प्राणी, मनुष्य, स्थान, वस्तु, प्राकृतिक या अन्य दृश्य, मेले आदि स्थान का वर्णन किया जाता है। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर या रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे। इस तरह के आपको जितने भी निबंध आते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा या नदी किनारे 2 घंटा, इस तरह के जो आते हैं वो वर्णनात्मक में होते हैं। इसमें क्या होता है, वर्णन करना होता है। इसमें जिस जगह के बारे में आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है या किसी ऐतिहासिक स्थल की बात है, तो वहाँ की हर एक चीज़ का आपको वर्णन करना होता है कि वहाँ जो हमने देखा वो क्या था, कैसा था। अगला है विवरणात्मक निबंध। इसे कथात्मक निबंध भी कहा जाता है। इसमें किसी घटना, कहानी, जीवन चरित्र आदि का वर्णन रहता है। जैसे इसके अंतर्गत किस तरह के निबंध आते हैं, मेरा प्रिय हिंदी लेखक या डॉक्टर अब्दुल कलाम। अब देखिए, मेरा प्रिय हिंदी लेखक, इसकी जगह मेरा प्रिय खिलाड़ी आ सकता है, मेरा प्रिय अभिनेता आ सकता है, मेरा प्रिय नेता आ सकता है। इस तरह के जितने भी आते हैं निबंध ना, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम या गांधी जी या भगत सिंह पर, ऐसे किसी पर भी आ गया निबंध लिखने को, तो वह विवरणात्मक निबंध होता है। इसमें क्या होता है, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे प्रिय हिंदी लेखक के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिख रहे हैं, तो उनके बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। आगे मैं आप लोगों को उदाहरण भी बताऊंगी, सारे जितने प्रकार के निबंध हैं सभी के उदाहरण बताऊंगी आपको। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम है, तो अब्दुल कलाम के बारे में सब कुछ आपको लिखना होगा। अगला है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि, गंभीर चिंतन एवं विचारों का महत्व अधिक होता है। इसमें किसी विषय पर हानि और लाभ पर विचार करके उसकी समीक्षा की जाती है। जैसे भारत की एक समस्या, जनसंख्या, विज्ञान और शिक्षा, प्रदूषण या विज्ञान के फ़ायदे नुकसान या मोबाइल से लाभ हानि। इस तरह से जितनी भी जो विचारात्मक बातें होती हैं ना, जिनके ऊपर हम विचार करते हैं, उन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, वो सारे विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। फिर है आत्मकथात्मक या आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथा किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की जीवनी होती है। जिस वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की जीवनी लिखनी होती है, विद्यार्थी अपने आप को वही पात्र मानकर पूरा निबंध लिखता है। इसमें मैं का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे एक घड़ी की आत्मकथा या पुस्तक की आत्मकथा। आपको बहुत सारे इस तरह के निबंध देखे होंगे आपने। किसी पेड़ की आत्मकथा, किसी टूटी हुई कुर्सी की आत्मकथा, एक सैनिक की आत्मकथा, इस तरह से बहुत सारे निबंध आपने देखे होंगे। तो उसमें जो ये विद्यार्थी लिखता है जब, तो उसे मैं करके लिखना होता है। मतलब जैसे यहाँ पर है एक घड़ी की आत्मकथा, तो उसे खुद को वो बताना होगा कि मैं घड़ी हूँ। अगला है कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान निबंधों का शीर्षक यदि या अगर से शुरू होता है। इस निबंध को लिखते समय विद्यार्थी को पूरी तरह कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यदि हम आज़ाद न होते, यदि शिक्षक न होते। इसमें कैसा है, इसमें पूरी तरह हमें कल्पना का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें होती नहीं हैं। हम एक कल्पना कर रहे होते कि यदि ऐसा होता, यदि मैं चांद पर जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इस तरह की जितने भी आते हैं निबंध, ये सारे कल्पना प्रधान निबंधों के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 5 प्रकार के कौन कौन से निबंध होते हैं। अब हम उनके कुछ उदाहरण देखते हैं कि उन निबंधों को लिखा कैसे जाता है। देखिए, निबंधों के कुछ नमूने मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जैसे पहला वर्णनात्मक निबंध जो है, उसमें से एक मैंने उदाहरण के तौर पे रखा है, रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे। इस तरह के जितने भी निबंध आते हैं, कहीं भी 2 घंटा 4 घंटा बिताया है।
तो इस तरह के जो भी निबंध होते हैं उसे कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे, तो कैसे लिखेंगे। तो उसमें पहले लिखेंगे कि रेलवे स्टेशन पर क्यों गया, आप इसके बारे में लिखेंगे क्या वजह थी जो आप रेलवे स्टेशन पर गए, कहीं घूमने जा रहे थे या गाँव जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। फिर रेलवे स्टेशन का दृश्य, वहाँ पर क्या क्या दृश्य था उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आपने चाय वाले को देखा या कि दुकान पर कोई कुछ खरीद रहा है, कोई रो रहा है, कोई बच्चे ज़िद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन करना है। फिर गाड़ी आने से पहले स्टेशन पर लोगों की कैसी गतिविधियाँ थी उसके बारे में। गाड़ी आते समय, जब गाड़ी आने लगी तब लोगों में जो थोड़ी फुर्ती आ जाती है, सजग हो जाते हैं, उन सब के बारे में। फिर गाड़ी आने के बाद लोग किस तरह से उसमें चढ़ने के लिए जल्दी जल्दी करने लगते हैं, कोई किसी का ख्याल रखता है, कोई नहीं रखता है, वो सारी चीज़ें। फिर गाड़ी चलते समय जब गाड़ी में सब लोग बैठ कर चलना शुरू हो गई, तब उस समय का क्या दृश्य था, गाड़ी के अंदर का क्या दृश्य था या प्लेटफॉर्म के बाहर का क्या दृश्य था, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं सामान्य तौर पर, उन सारी चीज़ों का वर्णन करना है। उसके बाद महत्व लिखेंगे कि इन चीज़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फिर दूसरा विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत मैं लेकर आई हूँ इसका उदाहरण, मेरा प्रिय हिंदी लेखक। मान लीजिए कि अगर आप इस पर लिख रहे हैं, इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स का आप लिख रहे हैं या किसी एक्टर का लिख रहे हैं, नेता का लिख रहे हैं, तो मतलब एक आपको मैं रूपरेखा दे रही हूँ कि इस तरह किसी का भी आया तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो हिंदी लेखक के बारे में पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उस लेखक के बारे में बताएंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लेखक हैं लेकिन मुझे यही पसंद है, क्यों पसंद है वो भी बताएंगे। फिर उनका परिचय देंगे, उनके जन्म के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी नौकरी वगैरह के बारे में बताएंगे। फिर साहित्यिक जीवन के बारे में बताएंगे कि साहित्यिक जीवन में कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या लिखा उन्होंने, क्या क्या किया। उसके बाद हिंदी साहित्य में योगदान, तो उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, या आप इंग्लिश साहित्य के भी किसी लेखक के बारे में लिख सकते हैं, उनका साहित्य में क्या योगदान था, उससे लोगों में कोई क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए या देश में कोई क्रांति हुई। जैसे पहले के लेखक लोग लिखते थे ना आज़ादी के पहले, तो बड़े क्रांतिकारी टाइप की कोई कविताएं लिखता था, कोई उपन्यास लिखता था, तो उसका जनता पर बड़ा असर हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद उस कहानी का अंत करेंगे कि इस प्रकार ये लेखक मुझे पसंद है। फिर है विचारात्मक निबंध के अंतर्गत मैं लेकर आई हूँ भारत की एक समस्या, जनसंख्या। विचारात्मक निबंध कैसे लिखेंगे, पहले उस टॉपिक के बारे में प्रस्तावना लिखेंगे कि वो क्या चीज़ है। जैसे आप जनसंख्या के बारे में लिखेंगे तो प्रस्तावना में जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की बड़ी समस्या है, इस मैटर पर कुछ लिखेंगे। फिर उस किसके बारे में लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है उसके बारे में कुछ लिखेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं ये लिखेंगे। और उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे कि जनसंख्या से क्या लाभान्वित हैं, शॉर्टकट में लिखेंगे इसे। फिर अगला है आत्मकथनात्मक निबंध में एक घड़ी की आत्मकथा। मान लीजिए आप किसी की आत्मकथा लिख रहे हैं, तो मैं एक घड़ी की आत्मकथा के माध्यम से बताती हूँ कि मान लीजिए घड़ी की आत्मकथा लिख रहे हैं, तो पहले आप भूमिका बनाएंगे। वो घड़ी बोलेगी कि रुकिए मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। भूमिका लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, घड़ी कहाँ कौन सी फैक्ट्री में बनी, कैसे कितनी खूबसूरत दिखती थी, कैसी थी, कितनी सारी घड़ियाँ थी उसके साथ, सब कैसे दिखते थे। उस बार बिक्री के लिए भेजा जाना, तो सारी घड़ियों के साथ वो बिक्री के लिए वो घड़ी भी गई और वो उस समय कैसा महसूस कर रही थी, वो स्वयं को वहाँ पर रख के बोलना है कि मैं ऐसा महसूस कर रही थी, मैं घड़ी हूँ और मैं ऐसा महसूस कर रही थी, या मैं अच्छी लग रही थी, या लोगों बाकी दूसरी घड़ियों को मुझसे जलन हो रही थी। इस तरह से मानवीकरण करके लिखना है आपको। फिर है आगे लिखेंगे जीवन संघर्ष। फिर बाद में उस घड़ी का जीवन संघर्ष शुरू हुआ, तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे स्वामी के घर में सुख के दिन और दुर्दिन का आना। सुख के दिन कैसे रहेंगे कि वो घड़ी साफ़ सुथरी रहेगी, उसका ख्याल रखा जाएगा, सब लोग उसकी तरफ देखेंगे। दुर्दिन का आना, मान लो कभी घड़ी गिर के टूट गई, फिर वो उसका कोई ध्यान नहीं रखता था क्योंकि वो बंद पड़ गई, उसमें सेल ख़त्म हो गया, इस तरह से चीज़ें लिख सकते हैं। फिर वर्तमान स्थिति, फिर वो घड़ी बताएगी कि मैं अब कौन सी स्थिति में हूँ, मुझे एक तरफ कोने में रखा गया है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मैं दुखी हूँ, इस तरह से। और अंतिम इच्छा, कि वो घड़ी अपनी अंतिम इच्छा बताएगी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे रिपेयर करके फिर से ठीक कर दिया जाए, या फिर ना कर सकें तो कम से कम मुझे सम्मान के साथ कहीं घर के कोने में पड़े रहना दिया जाए, मुझे कूड़े में न फेंका जाए, ये अंतिम इच्छा रहेगी। फिर अगला है कल्पना प्रधान निबंध। अगर इस तरह के निबंध आते हैं आपको, जैसे यदि हम आज़ाद न होते, ये उदाहरण है,
इस तरह का निबंध है तो पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप बताएंगे गुलामी के विषय में कि गुलामी क्या है। फिर विकास व्यवस्था में सुख सुविधाओं का अभाव रहता है गुलामी के समय में, अगर हम आज़ाद नहीं होते तो गुलामी होते हैं ना अंग्रेज़ों के। फिर विदेशी शासकों के मोहताज हम होते, उसके बारे में लिखना है। अपमान की कड़वे घूंट बात बात में पीने पड़ते। फिर शिक्षा एवं ज्ञान का कुंठित हो जाना, हमारी शिक्षा नहीं होती क्योंकि अंग्रेज़ तो हिंदुस्तानी को शिक्षित नहीं होने देते थे ना। पालतू पशु तुल्य जीवन हो जाता हमारा। उसके बाद सुख आमोद प्रमोद लेखन प्रकाशन हर चीज़ पर प्रतिबंध रहता, हम इस तरह से आज़ाद जीवन नहीं जी रहे होते। तो इस तरह से ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। आपको इसी तरह से इसी रूपरेखा को फॉलो करके जो निबंध आपके सामने आएंगे उनको लिखना है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।